और आइन को मसलसल हमारी अदलिया और हमारी सियासी अशरफिया नज़रअंदाज कर रही है। डॉक्टर साहब भी मुल्क से फरार हुए थे और अगर उनको आइन पे यकीन होता तो आगे मुकाबला करते अदालतों के जरिए। तो देखिए काजी साहब को भीगी बिल्ली बनना पड़ा था। काजी साहब की मजबूरी ये है कि वो मीडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं साजिद खान साहब। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया, मुलाकातें होने लगी हैं। दूसरा पावर शो वो मानसहरा में करना चाहते हैं। लाहौर के पावर शो को बड़ा पावर शो कहा जा रहा है। जावेद हाशमी साहब की तरफ से कुछ और ही कहा गया है। खान साहब से पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी सरगर्मियाँ और मानसहरा में होने वाला पावर शो कैसा आपको नज़र आता है, कैसा रहेगा? सर मियां साहब आज लाहौर में कदम रंजा फरमा चुके हैं और माल टाउन में अपने जो उनका ऑफिस है नवाज लीग का, वहाँ पे उनको दौरा भी किया। आज हैरान कुन बात ये थी कि आज उनके साथ गैर मामूली तौर पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अच्छा जी। क्योंकि वहाँ पे उनके कुनबे के दूसरे अफराद भी रहते हैं और उनसे भी उनको मिलना मिलाना था। उनके साथ उनकी बेटी और उनके भाई साहब दरोगा पंजाब वो थे। अच्छा जी। और वहाँ पे लोगों से तारफ़ किया उन्होंने और कोई ख़ास बात नहीं की, बताई नहीं गई बात। लेकिन जो आपने कहा है ना कि जलसा करना चाहते हैं मानसहरा में, हाँ जी, कैप्टन सफदर के प्रेरणा में। कैप्टन असल में वो मानसहरा में जो भी होगा इनका, उसमें कैप्टन सफदर को आगे नुमाया किया जाएगा और कैप्टन सफदर का इम्तिहान है। अच्छा। कि वो उस लोकेलिटी से वो है और वो कितना मियां साहब के लिए कितने लोगों को ला सकते हैं। जावेद हाशमी को क्यों कहना पड़ा जी ये लाहौर का शो कामयाब? सर जावेद हाशमी साहब को इसलिए कहना पड़ा कि जावेद हाशमी साहब एक तो पहली बात ये कि सियासी आदमी हैं और फिर ये कि उनकी ये भी शिकायत है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की हैं और मुझे अंदर भी करवा दिया है। तो क्योंकि ये शो एस्टेब्लिशमेंट का शो था इसलिए असल में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा है। अच्छा। कि आपने जो कुछ किया है ना, मेला जो लगाया है वो इतना ख़ास नहीं था। अच्छा जी। आप उस पर इतराएं मत। आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी गई है पाकिस्तान आने की। शायद वो कश्मीर फतह करके आए हैं। जी जी। अच्छा, इतनी देर क्यों लग गई मुबारकबाद देने में? सर देर इसलिए लग गई, पहले तो कहते हैं वो देख रहे थे कि सूरत हाल कैसी है और फिर ये है कि उनके जो सबूत हैं बिलावल साहब, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी मौजूदगी में उनको ये नहीं किया जा सकता था कि बिलावल गलत बात कर रहा है। तो लेकिन वो बिलावल साहब ने अपने दिल की बातें बयान कर दी। तो अब ये ऐसा मौका था कि मियाँ साहब को कहा जा सके मियाँ साहब बच्चा है छाड़ दियो। दूसरी बात ये कि मियाँ साहब मैनू आने की बड़ी खुशी है, तुसी आए हो, मैनू बड़ी खुशी है कि जल्द मुलाकात करांगे। अच्छा। ये तो आप देखें ना पंजाब का या सिंध का जो कल्चर है वडेरा शाही का, वो दिखावे का कल्चर है सर। वो किसी कमी के घर नहीं जाते, वो अमीरों के यहाँ जाते हैं और वडेरों के यहाँ जाते हैं और सर इसलिए जाते हैं कि उनका वडेरापन शो हो सके। जरदारी साहब असल में कुछ सेहत के मसाइल से दो चार हैं। हर लोग मियाँ साहब से मिलेंगे और मियाँ साहब के साथ वो बामी ख्यालात का इजहार करेंगे और पूछेंगे आजकल आप कौन सी दवाई खा रहे हैं और मुझे कौन सी खानी चाहिए। अच्छा, भिंडियाँ ज़्यादातर खाते हैं। आसफ अली जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, तो इस मुलाकात में आप क्या समझते हैं? जिस तरह आसफ अली जरदारी पहले जो कि मियाँ साहब के बारे में कहते रहे हैं, तो इस मुलाकात में वो तयन किसका करेंगे अपने हरीफ का? पहले तो इमरान खान इनके हरीफ थे। जी जी। अब इनका कौन हरीफ हो सकता है? असल में वो ये चाह रहे हैं कि मियाँ साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब पंजाब में टिकटों की तकसीम हो तो ये सिंध में कुछ सीटें उनको दे दें और पंजाब में कुछ सीटें ले लें, बाकी मुकाबला होगा तो देखा जाएगा। प्लस ये कि ऐसा इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन का ऐसा तासर होना चाहिए कि अगर इमरान खान नहीं आया तो सज़ा की वजह से नहीं आया और हम जब आ गए हैं तो हम सज़ा भुगत के आ गए हैं और हम आवाम को के लिए एक अच्छी बातें बयान करने के लिए आए हैं कि अवाम हम पे एतमाद करें। अगरचे इसकी गुंजाइश कम है लेकिन कहने में क्या है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसके लीडरों की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। जी हाँ। अच्छा, एक तरफ ये बात की जा रही है, दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर रहे हैं, वो मिलेंगे भी, जख्तियाँ भी डालेंगे। ये मुनाफकत है या क्या आप इस मसलत कहेंगे या क्या सियासी मफाद क्या कहेंगे? नहीं, इसे कुछ भी ना कहें। उसकी वजह ये है कि पंजाब के वज़ीर आला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब हैं
शायद आपको। हाँ, उन्होंने कहा मैं बेटा। हाँ, उनका वो बोला बेटा है सर। अच्छा। और उन्हीं ने मेरा ख्याल मशवरा दिया जरदारी साहब को कि अंकल क्या कर रहे हैं आप, आए मियाँ साहब से मिलें, मियाँ साहब इतने बुरे आदमी नहीं हैं। फिर मियाँ साहब को पता है कि वो 4 साल पंजाब से दूर रहे हैं, तो वो उस दूरी को ख़त्म करने का यही तरीका है कि मैं कहूँगा भाई मैंने सबको माफ़ कर दिया, जो भी मुझसे मिलना चाहता है मिले, हम आपस में बैठते हैं, इलेक्शन के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना सर, ये इसमें साजिशें ज़्यादा हैं। अच्छा, मसलियत कम है। अच्छा, इसहाक डार साहब की तरफ से कहा गया कि सदर अलवी साहब ने 2 दफ़ा आइन तोड़ा है, पता नहीं कैसे आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इनको इखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये भाषण दे रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कितनी बार आइन तोड़ा गया, इंतखाबात के हवाले से आप बात कर लें तो उनके बारे में इनकी तोपें बिल्कुल खामोश हैं सर। देखें जो तोपें नहीं बल्कि खुद खामोश हैं। देखें जो डार साहब की तो बात छोड़ दें। अच्छा जी। डार साहब भी मुल्क से फरार हुए थे। हाँ जी। और अगर उनको आइन पे यकीन होता तो आगे मुकाबला करते अदालतों के ज़रिए, लेकिन आइन जो है जब से इमरान खान को निकाला गया है, देखें इनका दावा यही है कि इमरान खान को आइनी तौर पे निकाला गया है, तो आइन में बाकी जो चीज़ें लिखी हैं कि मसलन के स्पीकर साहब जो हैं या चेयरमैन सेनेट जो है, अगर वो कोई रूलिंग देते हैं तो उसकी कानूनी हैसियत है, आइनी हैसियत है। उन्होंने उनकी आइनी हैसियत को नज़रअंदाज कर दिया और आइन को मसलसल हमारी अदलिया और हमारी सियासी अशरफियत नज़रअंदाज कर रही है, आप जहन में रखें। और आइन नज़रअंदाज हो गया है, तो इस वक्त आइन की कोई वक़्त नहीं है। जो आइन जो बुनियादी लोगों को हकूक़ देता है कि जनाब आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, तो उसमें रुकावटें पड़ रही हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए कतर गए हैं, जबकि सेनेटर मुश्ताक वो मिस्र गए। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात करनी है। इनके साथ सियासी इख्तलाफात जो भी है वो अलग चीज़ है, लेकिन इनका अच्छा इक़दाम है कि फ़लस्तीनियों की उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पे गए हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने कतर का क्यों इंतखाब किया, या कतर की क्या अहमियत है इस सारे मामले में? सर, कतर की अहमियत ये है कि उस खित्ते में इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा बातमाद हलीफ है वो कतर है सर। आप देखें कतर और सऊदी अरब की जब इख्तिलाफ राय हुआ आपस में, तो अमेरिका ने दोनों के साथ ताल्लुकात रखे लेकिन दखल अंदाजी नहीं की। सऊदी अरब जो है वो मौलाना साहब के मसले को जानते हैं। अच्छा। और वहाँ पे इस वक्त जो आज़ादी की लहर है वो मौलाना साहब को पसंद ना हो, तो अब उन्होंने कतर को इसलिए किया एक तरीके अमरीकी दोस्तों से मुशावरत हो सकेगी कि अमेरिका क्या चाहता है मौलाना से, ताकि जंगबंदी हो सके। और फिर देखें हमास भी आ गया कि किसी तीसरे फरीक के ज़रिए हम इमरान अपना बात कह रहे हैं अमेरिका से कि अमेरिका जो है आज़ादी के बारे में जो सोचता है उसको तक़वीत दी जा सके और वो कुछ नरम रवैया अख्तियार करें। अच्छा, काजी फैसल साहब की तरफ से बड़ी सख्ती के साथ मीडिया को कहा गया, जब वो डिक्टेट करवा रहे थे फैसला अदालत में बैठ के, अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। अगर बात करनी इंतखाबात के हवाले से तो घर में बैठकर बात करें, मीडिया पे अगर की तो फिर खैर नहीं है। लेकिन जो तहरीरी फैसला है उसमें बिल्कुल काजी साहब कौन सी बिल्ली होती है उस तरह बन के वो मीडिया कह रहे हैं, इनका तो किरदार ही बड़ा ज़बरदस्त है, वो तो चांदे के लोग हैं। तो देखिए काजी साहब को भीगी बिल्ली बनना पड़ा सर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ काजी साहब की मजबूरी ये है कि वो मीडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने जोश जज्बात में तो आके बात कह दी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके बारे में अगर लोग ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करेंगे तनकीद करते हुए, जिसकी वजह से उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। पर सब लोग अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, तो काजी साहब को माफ़ कर दें, उनकी बका की जंग है। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने तो कहा था कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अब भी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। जो भी बंदा रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से अब कहा गया है जी इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो फिर होने चाहिए। हर कोई यही बात कर रहा है कि अगर ऐलान किया गया है तो इलेक्शन होने चाहिए, कोई अभी शकूक बाकी है। जब वाज़े तौर पर बाकी है, क्योंकि इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है अगर उसको नज़रअंदाज किया गया तरीक़ाकार को, और इलेक्शन में लड़ने वाले जो लोग हैं मसलन इमरान खान, उनको अगर बेदखल किया गया किसी भी कानूनी तरीके से, और सीटों की तकसीम के ऊपर जो शोर शराबा हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने उसको नज़रअंदाज किया, फैसला कोई ना किया, तो फिर वो काबिल एतबार इलेक्शन तो नहीं होंगे ना, सबके शकूक वाज़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन वो इलेक्शन होंगे जिसमें
उनकी मर्जी के कवानीन होंगे और जिसमें आवाम नज़रअंदाज होंगे। इमरान खान को जितना प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उतनी उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ये तो नहीं है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि इंतखाबात करीब आए तो इमरान खान को खुली छुट्टी दे दी जाए, या वैसे ही इसको समझ लें कि वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए। इमरान खान को खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा। और जो लोग ये दावा करते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, तो मुस्तकबिल करीब में तो इतना अच्छा नहीं है। ये तो मैं भी दावा कर सकता हूँ कि ये साल इमरान तकलीफ़ों में गुजारेगा सर। जी ठीक है। अगले साल देखते हैं क्या बनता है और किसके साथ बनता है, क्योंकि फरवरी में होने हैं ना जी। तो अगले के साल आने तक बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो हमारे पास अभी इंटरव्यू के लिए आए हैं रूहानी माहिर जनाब गातब अली शाद साहब। इनसे भी हमने इंटरव्यू करना है। इन्होंने कहा था जी कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा नवंबर के शुरू में। तो इनसे आज पूछते हैं, इनका थोड़ी देर के बाद हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इमरान खान को जो रिलीफ मिलना था वो मिला है या कब तक मिलेगा। खान साहब इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आपसे इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी।